E54 हिंदी। ईयान की रक्षात्मक सांस लेने की तकनीक अपने आप में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। रूई को यकीन था कि यह उसकी तीनों रक्षात्मक तकनीकों से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। पाव! एक अविश्वसनीय रूप से तेज झटका रूई के गार्ड पर लगा। रूई ने अपने दांत पीसते हुए इन डाइवर्जेंस, इलास्टिक शिफ्ट और अक्यूट एज का इस्तेमाल किया ताकि जितना संभव हो सके उतना प्रभाव कम किया जा सके। हूश! रूई ने अगले हमले को समय पर किए गए छल कपट से चकमा दिया और तेजी से नीचे की ओर किक मारी। पाव! ईयान ने बस उसे एक घमंडी नजर से देखा, मानो ये कहना चाह रहा हो कि उस वार से उसे कोई चोट नहीं लगी। सबसे बुरी बात यह थी कि शायद ये सच था। ठीक है, चलो कुछ और प्रयास करते हैं। रूई ने पीछे की ओर छलांग लगाते हुए उनके बीच थोड़ी जगह बना ली। फिर भी ईयान ने तुरंत पीछा किया और अपनी गति बढ़ाने के लिए लाइटनिंग ब्रीदिंग का सहारा लिया। फिर भी तेजी से पीछे हटने की कोशिश करने के बजाय रूई तुरंत रुक गई और ईयान की ओर वापस दौड़ी। धमाका! रूई ने अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार किया, जिससे ईयान पर एक शक्तिशाली प्रहार हुआ। एक फ्लोइंग कैनन जो आउटर कन्वर्जेंस, वाइटल प्रेशर, पैरेलल वॉक और बैलेंस डायरेक्शन से बड़ा हुआ था। इस हमले की विशुद्ध गति और शक्ति उसके सभी हमलों में सबसे अधिक थी। ईयान भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सका। वह अपने गार्ड के पीछे छिप गया, यहां तक कि टक्कर से 1 मीटर पीछे खिसक गया। ये बहुत बढ़िया लग रहा था, लेकिन रूई जानता था कि यह हमला वास्तव में सार्थक नहीं था। जरूर, इससे उसे थोड़ी चोट और चोट लग सकती थी, लेकिन लंबे समय में इसका कोई मतलब नहीं था। उसे ईयान को हराना था, न कि उसे सिर्फ चोट पहुंचाना था। हूश! 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 रूई ने ईयान के कई हमलों को चकमा दिया। उसकी चकमा देने की क्षमता बहुत अधिक थी और उसे ईयान के अधिकांश हमलों से बचने का पूरा भरोसा था। समस्या ये थी कि उसे पूरी तरह से अनुकूलित शैली विकसित करने में बहुत कठिनाई हो रही थी। ये निस्संदेह सबसे कठिन लड़ाई शैली थी जिसे रूई को कभी भी अपनाने की कोशिश करनी पड़ी थी। इस मुद्दे की जटिलता ने इसे ऑलराउंडर से लड़ने से भी बदतर बना दिया। रूई को अविश्वसनीय रूप से गहनता और सावधानी के साथ इस मुद्दे को सुलझाना पड़ा। हूश! पाव पाव पाव! रूई ने उनसे एक भी वार नहीं किया क्योंकि उन्होंने लगातार वार किए। उन्होंने ईयान के बारे में सभी उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कुछ टिप्पणियां की। इनमें से अधिकांश इस बात पर केंद्रित थीं कि वह सांस लेने की तकनीक का इस्तेमाल कैसे करता है। जब भी वह बचाव या हमला नहीं कर रहा होता था, तो वह लाइटनिंग ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता था। जब भी वह हमला करता था, तो वह हमला करने से पहले इसे फायर ब्रीदिंग के साथ जोड़ देता था और जब उसे यकीन हो जाता था कि हमला जमीन पर उतरेगा, तो वह पूरी तरह से फायर ब्रीदिंग पर चला जाता था। धमाका! ईयान ने उसे एक शक्तिशाली हेमेका के साथ पकड़ने में कामयाबी हासिल की। रूई ने पीछे हटे समय मुंह बनाया। ईयान का आक्रामक खेल ऐसा नहीं था जिससे रूई को बार बार चोट लग सकती थी। उसका बचाव अच्छा था, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ईयान उस स्तर पर था जहां वह रूई से लगातार बेहतर हिट कर सकता था। आमतौर पर रूई ईयान को हराने के लिए एक पूर्ण शैली सूट को अपनाकर इस मुद्दे से निपटता है, लेकिन उसके पास यहां ऐसा नहीं था। पाव पाव पाव! ईयान ने फिर से कई वजनदार जैब लगाए। वह रूई को अपने तरीके से ढाल रहा था। लचीलेपन के इतने अस्वाभाविक स्तर वाले व्यक्ति के साथ यही समस्या थी। हूश! रूई ने एक हमले से बचने के लिए एक फ्लोइंग कैनन उतारने की कोशिश की, लेकिन अफसोस। पाव! ईयान ने उसे बिजली की सांसों से रोका। लड़ाई कुछ समय तक चली, फिर भी पलड़ा केवल उसके पक्ष में ही झुका। धमाका! एक शक्तिशाली किक ने रूई को दूर उड़ा दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। रूई ने आह भरी। वह वास्तव में जीत नहीं सकता था क्योंकि चीजें जारी रहीं। कम से कम एक और ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने की आवश्यकता असहनीय होने लगी थी। वह इस दर पर हार जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन रूई को इंतजार करना पड़ा, क्योंकि तुरुप का पत्ता तब सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावी होता है जब वह अज्ञात हो। ईयान ने उसका पीछा करते हुए एक शक्तिशाली सीधा मुक्का मारा। रूई ने जितना हो सका उतना इंतजार किया और केवल तभी झुका जब मुक्का बहुत करीब था। जैसे जैसे ईयान करीब आता गया, मुक्का और करीब आता गया। फिर भी इससे पहले कि वह रूई तक पहुंच पाता, प्यू! रूई का दाहिना पैर का अंगूठा उड़कर ईयान की आंत में धंस गया। रूई ने उस क्षण तक प्रतीक्षा की जब ईयान ने अधिक शक्तिशाली हमला करने के लिए बिजली की सांस से आग की सांस पर स्विच किया, जब उसने देखा कि रूई शुरू में हिल नहीं रही थी। ये प्रभावी रूप से उसी तरह था जैसे उसने पेपर स्टिंगर को छोड़ा था। अंतर यह था कि यह और भी अधिक प्रभावी था क्योंकि ईयान पहले से ही बिजली की सांस से आग की सांस में परिवर्तित हो चुका था, जिसका अर्थ है कि यह उसकी गति कम होने के बाद हुआ था। उसने रूई पर प्रहार करने की इतनी कोशिश की थी कि रूई का पैर का अंगूठा पहले ही उसकी परिधीय दृष्टि से बाहर निकल चुका था। इसके अलावा, उस हमले के अंत में उसने कोई बिजली की सांस का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि केवल अग्निश्वास पर ध्यान केंद्रित किया था, तथा रूई के चेहरे पर एक शक्तिशाली हमला करने की कोशिश की थी, तथा उसे बेहोश करने की कोशिश की थी। ये वही था जो रूई का लक्ष्य था। NO12 B in.C ओम।
ये युक्ति केवल तभी काम कर सकती थी जब यान अपनी लाइटनिंग ब्रीदिंग का उपयोग नहीं कर रहा था, और इसलिए रूई ने उस क्षण का इंतजार किया जब उसके लाइटनिंग ब्रीदिंग का उपयोग न करने की उच्च संभावना थी। उसे इसे सावधानीपूर्वक समयबद्ध करना था क्योंकि अन्यथा वह स्टिंगर को प्रभावी ढंग से लागू करने में सक्षम नहीं होगा। यान की बिजली की सांस और पृथ्वी की सांस दोनों ही काफी शक्तिशाली थीं और उन्होंने इस हमले को विफल कर दिया। घाव उसके पेट में गहरा था। रूई ने डायाफ्राम पर निशाना साधा था, वह मांसपेशी जो उसकी सांस लेने की तकनीक का स्रोत थी। तुम कमीने, इयान ने दर्द में गाली देते हुए पीछे हटते हुए कहा। डायाफ्राम काफी गहरा था और इसलिए रूई उस मांसपेशी को घातक रूप से घायल करने में सक्षम नहीं था। हालांकि उस पर केवल एक पर्याप्त खुला घाव लगाना शायद उसकी सांस लेने की तकनीक को आंशिक रूप से, यदि पूरी तरह से नहीं, तो अपंग करने के लिए पर्याप्त था। ये सब इस बात पर निर्भर करेगा कि इयान की सहनशक्ति कितनी अच्छी है। सबसे खराब स्थिति में अंतर बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा, और रूई को प्रभावी रूप से केवल थोड़े कमजोर इयान को हराने की आवश्यकता होगी जो अब स्टिंगर के बारे में भी जानता था। अंततः उसे पता चल ही जाएगा। धमाका। रूई की आंखें खुली की खुली रह गईं जब इयान ने उसे पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली वार किया। रूई ने इयान को आश्चर्य से देखते हुए दूर खिसक लिया। घाव के बावजूद वह अचानक पहले से ज्यादा शक्तिशाली क्यों हो गया? इयान के चेहरे पर गुस्से का भाव था। तुम कमीने। उसे खांसी के साथ थोड़ा खून आया। वह खुद को पूरी सीमा तक धकेल रहा है। रूई को एहसास हुआ, इयान असल में अपनी हालत को और खराब करने की कीमत पर खुद को चरम सीमा तक धकेल रहा था। इयान ने लाइटनिंग ब्रीदिंग का दुरुपयोग किया, जबकि उसके घाव से खून बह रहा था, ताकि वह पहले से भी अधिक तेजी से आगे बढ़ सके और एक पल में रूई तक पहुंच सके। धमाका। रूई ने मुंह बनाया जब एक बहुत शक्तिशाली प्रहार उसके गार्ड पर लगा। जब वह पीछे की ओर उछला तो उसका शरीर झटके से कांप उठा। यहां तक कि उसकी 3 रक्षात्मक तकनीकों का संयोजन भी प्रभाव को कम करने में सक्षम नहीं था। रूई की संवेदनाएं बढ़ गईं जब उसे एहसास हुआ कि वे युद्ध के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं। उसने सभी आक्रमण त्याग दिए और अपना सारा ध्यान बचाव और बचाव पर केंद्रित कर दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, वह गलती करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इयान को अपने लिए स्थिति बदलने के लिए बस एक गलती की जरूरत थी। रूई ने सावधानीपूर्वक एक छलपूर्ण हमले को टाल दिया तथा तुरंत ही अपने पैंतरेबाजी तकनीकों को सक्रिय कर दिया, जिससे उनके बीच दूरी बढ़ गई। हालांकि इयान अथक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन राग। वह गुर्राया और उसने रूई के साथ जिस तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था, उससे जमीन हिल गई। रूई ने इयान के एक और हमले से बचने के लिए तेजी से झुककर बचाव किया। धमाका। वह एक ड्रॉप किक के रास्ते से बाहर निकल गया, जिससे वह जमीन टूट गई जिस पर रूई कुछ क्षण पहले खड़ी थी। पूरा कोलोसियम युद्ध में लीन हो गया, जम गया। सभी को समझ आ गया कि वे युद्ध का निर्णायक भाग देख रहे हैं। और फिर भी निर्णायक क्षण अचानक ही आया। धमाका। इयान का वार एक छलपूर्ण प्रहार में बदल गया, क्योंकि रूई ने उसके रक्षक को चकमा देते हुए उसके घाव पर फ्लोइंग कैनन दाग दिया। इयान दर्द से कराह उठा और अपने घाव को पकड़कर बैठ गया। धमाका। एक शक्तिशाली लात उसके जबड़े पर लगी, जिससे वह भ्रमित हो गया। उसने अपनी हालत पर ध्यान नहीं दिया और जंगली हमलों की झड़ी लगा दी, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह मुश्किल से सांस लेने की तकनीक का उपयोग कर पा रहा था। पाव। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जबड़े पर एक साधारण अपरकाट ने उसके कुंद बल के आघात को सीमा से परे धकेल दिया। गिरना। इयान खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी हालत स्थिर थी। विजेता प्रतिनिधि रूई क्वार्य। रेफरी ने घोषणा की। एक क्षण तक तो कुछ भी नहीं हुआ, और फिर भीड़ ने जयकारे और तालियां बजाईं। और दोस्तों, ये तो हो ही गया। इस मुकाबले के विजेता प्रतिनिधि रूई क्वार्य हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद वे एक शानदार जीत के साथ अपने पसंदीदा पहलवानों में से एक को हराने में कामयाब रहे। अब वे मार्शल कॉन्टेस्ट के फाइनल में पहुंच गए हैं, कमेंटेटर ने चिल्लाते हुए कहा। रूई ने सांस छोड़ते हुए अपने धड़कते दिल को शांत किया। उसने इयान की ओर गहरी नजर डाली, जिसका इलाज किया जा रहा था। वह उसके चरित्र का सम्मान नहीं करता था, लेकिन वह उसकी शक्ति, उसकी दृढ़ता और उसके दृढ़ संकल्प का सम्मान करता था। अपनी हालत के बावजूद उसने अंत तक कभी हार नहीं मानी। इसके तुरंत बाद वह मैदान से चले गए। बहुत बढ़िया किया मेरे बेटे, स्क्वायर डायलन ने मुस्कुराते हुए उसे अंगूठा दिखाया। आप फाइनल तक पहुंचने में सफल रहे, चाहे जीतें या हारें, यह एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर आपको गर्व होना चाहिए। स्क्वायर कायरी ने उनसे कहा। धन्यवाद। रूई ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। वह नहीं जानता था कि वह ऐसा क्यों कह रही थी। उसे अपेक्षाकृत यकीन था कि उसे लगता था कि फाइनल में उसके हारने की संभावना अधिक है। वह बस इस बारे में अधिक चतुराई से बात कर रही थी। दूसरी ओर स्क्वायर डायलन इस बारे में बहुत स्पष्ट था। सच कहूं तो रूई को यह अच्छा लगता था जब लोग ऐसी परिस्थितियों में बेबाक होते थे। डायलन भी इस बारे में मजाकिया अंदाज में बात करने में कामयाब हो जाता था।
हालांकि वह उसकी भावना की सराहना करता था। 100% निःशुल्क स्टॉक विश्लेषण और शेयर मूल्य पूर्वानुमान। एआई ट्रेडिंग सहायक, आपकी उंगलियों पर सटीक स्टॉक विश्लेषण। और तीसरे दौर की अंतिम लड़ाई पर आते हैं दोस्तों। कमेंटेटर ने घोषणा की, एक तरफ हमारे पास प्रतिनिधि मिया मांट और उनकी इको ब्लास्ट स्टाइल हैं जो फेलन शाखा का प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरी तरफ हमारे पास प्रतिनिधि फियोना रोशेम हैं जो वरगार्ड शाखा का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसे ही माहौल उत्साह से भर गया, भीड़ जयकारे लगाने लगी। दोनों प्रतिनिधि एक दूसरे के सामने मैदान में उतरे। रूई को दोनों प्रतिनिधियों के बीच के अंतर पर आश्चर्य हुआ। मिया की उम्र 20 के आसपास थी जबकि फियोना 15 साल की थी, खुद की तरह। इसके अलावा वह अपनी उम्र के हिसाब से छोटी और दुबली थी। ये वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे कोई वयस्क किसी बच्चे को धमकाने की कोशिश कर रहा हो। फिर भी कोलोसियम में किसी ने भी एक सेकंड के लिए भी इस विचार को मन में नहीं रखा। अगर कोई बदमाश था भी, तो वह निश्चित रूप से मिया मार्ट नहीं था। फियोना बस उसे देखती रही, फिर भी उसने उसे देखने वालों पर दबाव डाला। अपना रुख अपनाओ, रेफरी ने निर्देश दिया। मिया ने अपने हाथों को स्थिति में रखते हुए हमेशा की तरह तटस्थ रुख अपनाया और तुरंत अपनी ध्वनि गोलियों से हमला करना शुरू कर दिया। फियोना की गति को देखते हुए रूई ने इस निर्णय को मंजूरी दे दी। उसे फियोना को दूर रखने में सक्षम होने की अपनी संभावनाओं को अधिकतम करने की आवश्यकता थी। दूसरी ओर फियोना ने एक बार फिर कोई रुख नहीं अपनाया। शुरू करो, रेफरी ने मैच शुरू किया। फियोना ने एक ही पल में उनके बीच की दूरी को पार कर लिया। फिर भी एक बार ऐसा हुआ कि चीजें उसके अनुकूल नहीं चलीं। टकराना, एक शक्तिशाली गोली उसके शरीर से टकराए और उसे पीछे की ओर धकेल दिया। रूई ने प्रभावित होकर भौहें उठाईं। मिया ने ध्वनि गोलियों की बौछार के बजाय एक अत्यंत शक्तिशाली एकल ध्वनि गोली चलाई थी। रूई ने उस निर्णय को मंजूरी दी। फियोना को रोकना उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए क्योंकि मिया उसके एक भी हमले का सामना नहीं कर पाएगी। ये जानते हुए कि वह हमेशा की तरह ही हमला करेगी और बुल चार्ज करेगी, उच्च शक्ति वाली एक ध्वनि गोली के पास ध्वनि गोलियों की बौछार की तुलना में बेहतर संभावनाएं थीं। चूंकि ऊर्जा अधिक केंद्रित थी, न कि फैली हुई। NO12 ओम। हालांकि ये फियोना को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया। उसने एक बार फिर से हमला किया, इस बार और भी जोर से। टकराना, ध्वनि गोलियों में उसे पीछे धकेलने की शक्ति थी, लेकिन इतनी नहीं कि उसे ज्यादा चोट पहुंचती। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। फियोना ने खुद को कई बार मिया पर फेंका, हर बार वह उड़ गई। वह ऐसा रास्ता चुन सकती थी जहां वह मिया के निशाने को चकमा देने के लिए बचावपूर्ण पैंतरेबाजी का इस्तेमाल करती, लेकिन इसके बजाय उसने खुद को मिया के सुपर पावर वाले हमलों में सिर के बल पर झोंक दिया। फिर भी हर बार वह आगे और आगे पहुंचने में सफल रही। झाड़, वह मिया के चेहरे को छूने में सफल रही, जिससे मिया को झटका लगा, इससे पहले कि ध्वनि गोली उसे छूती। धमाका, इससे पहले कि हमला उसे दूर धकेल पाता, उसने तेजी से एक वार किया। मिया ने बचाव करने के बावजूद पीछे की ओर छलांग लगा दी, जिससे तुरंत एक जोरदार हमले की तैयारी हो गई। फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। पाव, जबड़े पर एक तेज लात लगने से वह मैदान में उड़ गई। फियोना ने उसके संभलने का इंतजार भी नहीं किया। बम बम बम, उसने मिया को बेरहमी से पीटा। पाव, दूसरा वार जबड़े पर। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। गिरना, मिया बेहोश होकर गिर पड़ी। विजेता, प्रतिनिधि फियोना रोशम। रेफरी ने घोषणा की। और दोस्तों, यह आपके लिए है। प्रतिनिधि फियोना रोशम प्रतिनिधि रूई क्वारिया के खिलाफ फाइनल में अपनी जगह लेंगी। फाइनल कल इसी समय पर आयोजित किया जाएगा। इसे मिस न करें। भीड़ ने जयकारे और तालियां बजाईं। रूई ने ये दृश्य देखकर गहरी सोच में डूबकर सांस छोड़ी। उसे इसकी उम्मीद थी, इसलिए उसे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। उन्हें ये बात दिलचस्प लगी कि फियोना को हर राउंड में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अपनी आखिरी लड़ाई में मिया वास्तव में एक हद तक प्रतिस्पर्धी थी। शुक्र है कि रूई को उसके बारे में 3 राउंड का डेटा मिल गया था। वह एक बेहतर शैली बनाने में सक्षम होगा। हालांकि फियोना एक ऑलराउंडर थी। जिस तरह से वॉइड एल्गोरिथम सबसे खराब तरीके से निपटता था, रूई की इच्छा के अनुसार उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए उसे वॉइड एल्गोरिथम के उच्च स्तरीय डेटा विज्ञान संचालित पैटर्न पहचान प्रणाली को काम में लाना होगा। लेकिन वह वर्तमान में इसका उपयोग करने में असमर्थ था क्योंकि यह बहुत कठिन था। उसे मौके पर याद रखने और संसाधित करने के लिए जितना डेटा चाहिए था, वह उसकी बढ़ी हुई अनुभूति के लिए भी बहुत अधिक था। रूई ने अंदर ही अंदर आह भरी। वह वास्तव में अपनी सीमाओं का अनुभव करने लगा था। अब तक अपर्याप्त वॉइड एल्गोरिदम पर उसकी अधूरी और आंशिक महारत हमेशा पर्याप्त थी, लेकिन इस टूर्नामेंट में उसे उसकी सीमाएं दिखाई गई थीं। पहले यान नेपोमियाचची और अब फियोना रोशम। इस टूर्नामेंट ने उन्हें शक्ति के एक नए स्तर से अवगत कराया जिसने उन्हें वॉइड एल्गोरिदम की अपर्याप्तता दिखाई। वॉइड एल्गोरिदम को पूर्ण करने की उसकी इच्छा पहले से कहीं अधिक गहरी हो गई थी। वह हमेशा से ही प्रेरित था, लेकिन अब वह वास्तव में अधीर हो गया था।
दुर्भाग्यवश फाइनल मैच 24 घंटे बाद था और वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ही कर सके। लेकिन उन्होंने टूर्नामेंट समाप्त होने के बाद वॉइड एल्गोरिथम की समस्या से अधिक गंभीरता से निपटने की कसम खाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिलहाल उसे फियोना को हराने का कोई रास्ता ढूंढना था। वह देखने वाली बालकनी से निकलकर अपने प्रशिक्षकों के साथ कोलोसियम से बाहर निकलकर रहने वाले क्वार्टर की ओर बढ़ गए। जब आप थोड़ा आराम कर लेंगे तो हम बात करेंगे, स्क्वायर कायरी ने एक बार फिर उससे कहा, और वे अलग हो गए। रूई ने बस सिर हिलाया और कुछ खाने के लिए कैफेटेरिया की ओर चल पड़ा। वह विचारों में खोया हुआ था। उसने फियोना को तब तक नहीं देखा जब तक कि वह लगभग उससे टकरा नहीं गया। वाह! वह अचानक चौंक कर रुक गया। हाय, उसने कहा, कुछ खाने जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, रूई ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया, मैं खुद वहां जा रही थी। उसने कहा, चलो साथ चलते हैं, यहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं बचा है। रूई ने बस उसे घूरा, फिर कंधे उचका दिए। जरूर। जैसे ही वे नीचे की ओर बढ़े, रूई चुपचाप चलता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना है। आखिरकार वे दोस्त नहीं थे। अरे, वे मार्शल कॉन्टेस्ट के फाइनल में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने जा रहे थे। वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता था, हालांकि वह उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक था। तुम्हें पता है, उसने कहना शुरू किया, मुझे आश्चर्य हुआ कि तुमने अभी तक अपनी मार्शल आर्ट का नाम नहीं बताया है। सचमुच? ऐसा क्यों? उसने पूछा, उसकी चांदी जैसी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। रूई को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हेडमास्टर अरोनियन ने कहा कि मार्शल आर्ट के नामकरण का महत्व कुछ ऐसा नहीं है जो मार्शल अप्रेंटिस को बताया जाता है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि वह जानती है या नहीं। वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे और अनजाने में उसे इसका महत्व बताकर उसके लिए चीजों को कठिन नहीं बनाना चाहते थे। क्योंकि तुम बहुत ताकतवर हो, उसने कहा, और यह भी कि तुम लंबे समय से मार्शल अप्रेंटिस हो, मुझे लगा कि तुमने अब तक इसका नाम रख लिया होगा। उसने कंधे उचका दिए। कभी भी इसका नाम रखने की इच्छा नहीं हुई। मार्शल आर्ट वैसे भी तकनीकों के संग्रह से ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसी चीज को नाम देने का क्या मतलब है? NOWELL-BE-IN.C ओम। उनके शब्दों ने अनिवार्यतः इस बात की पुष्टि कर दी कि उनकी मार्शल आर्ट में निश्चित रूप से कोई मौलिकता और वैयक्तिकता नहीं थी, यदि थी भी तो मूलतः वह विशुद्ध प्रतिभा, संसाधनों और कठिन परिश्रम के संयोजन से यहां तक पहुंची थी। क्या आपको मार्शल आर्ट पसंद है? रूई ने पूछा। नहीं, उसने कहा। क्या तुम्हें लड़ाई करना अच्छा लगता है? रूई ने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया। क्या आप सत्ता का आनंद लेते हैं? यह मददगार तो है, लेकिन मुझे इसमें कोई विशेष आनंद नहीं आता। रूई को उसके जवाबों की आंशिक उम्मीद थी। जब वह लड़ रही थी, तब उसे इसका एहसास हो गया था। मार्शल कॉन्टेस्ट में अपनी लड़ाइयों की तुलना में उसने उसके साथ बातचीत में ज्यादा जीवन और ऊर्जा दिखाई। तो फिर तुम क्यों लड़ते हो? तुम अपना मार्शल पथ क्यों पार करते हो? तुम अपनी मार्शल आर्ट का अभ्यास क्यों करते हो? क्योंकि मैं इसमें अच्छी हूँ। उसने कंधे उचका दिए। वास्तव में, मैं इसमें थोड़ी ज्यादा ही अच्छी हूँ। अगर यह नहीं तो मैं और क्या करूंगी? रूई उसके जवाब पर अवाक रह गया। यह ऐसी बात नहीं थी जिससे वह अक्सर मिलता था, अगर कभी मिलता भी था। उसके सभी दोस्तों की एक मुख्य प्रेरणा, लक्ष्य या रुचि थी। फे ने अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ी। केन ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। नेल ने लड़ाई लड़ी क्योंकि उसे लड़ना पसंद था। हेवर ने युद्ध किया क्योंकि वह अपने मार्शल पथ पर आगे बढ़ना चाहता था। यहाँ तक कि मिलियाना और डैलन भी समान कारणों से लड़े। फिर भी, उसे एहसास हुआ कि उसे बहुत ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि धरती पर भी, लोग अक्सर कुछ काम इसलिए करते थे क्योंकि वे उसमें बहुत अच्छे होते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसका तर्क बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं था। प्रतिभा अक्सर एक अवसर होती है, और यह एक ऐसा अवसर था जिसे उसने स्वीकार किया था। तुम्हारे बारे में क्या? उसने पूछा, उसकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। क्या तुम्हें मार्शल आर्ट पसंद है? मेरे पूरे दिल से, रूई ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। आमतौर पर, वह इतनी घटिया बात नहीं कहता, लेकिन उसने जो कहा, उस पर उसे पूरा यकीन था। ये शुद्ध सत्य था। अगर वह सच में अपना सपना पूरा नहीं करना चाहता था तो वह अपना आधा जीवन प्रोजेक्ट वाटर को समर्पित नहीं करता। मरना, पुनर्जन्म लेना और न केवल उस सपने को पूरा करने का एक बड़ा अवसर मिलना, बल्कि मार्शल आर्टिस्ट बनने का उसका मूल सपना भी, उसकी इच्छा को और भी मजबूत बना दिया था। पृथ्वी पर वापस आकर, वह सभी प्रकार की सीमाओं से बंधा हुआ था। न केवल व्यक्तिगत सीमाएं जैसे कि उसका स्वास्थ्य और अन्य व्यक्तिगत परिस्थितियां, बल्कि मार्शल आर्ट के महत्व और क्षमता की सीमाएं भी। दूसरी ओर, गया एक चमत्कारी दुनिया थी, जिसे देखकर अक्सर ऐसा लगता था कि उसे विशेष रूप से उसके लिए ही बनाया गया था। वह उसके शब्दों पर गुनगुनाई। क्या ये वाकई इतना मजेदार है? तुम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हो? रूई ने कुछ देर रुककर कहा। उसे यकीन नहीं था कि उसे यह बात उसे बतानी चाहिए। सच कहूं तो इसे उसे कल फाइनल में उसके खिलाफ खेलने में मदद मिल सकती थी।
लेकिन उसने सोचा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तक तो उसकी मार्शल आर्ट की बुनियादी बातें भी निस्संदेह लीक हो चुकी होंगी, ठीक उसी तरह जैसे उसने अन्य प्रतिनिधियों की मार्शल आर्ट की बुनियादी बातों को आसानी से हासिल कर लिया था। मेरा मार्शल पथ पूर्णतः अनुकूली विकास है। मैं एक ऐसी मार्शल आर्ट बनाना चाहता हूं जो मुझे न केवल सभी मार्शल आर्ट और मार्शल आर्टिस्ट के साथ, बल्कि उन सभी संस्थाओं के साथ पूरी तरह से अनुकूलन और विकास करने की अनुमति दे जो शारीरिक संघर्ष में संलग्न हो सकती हैं। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा। ये शब्द सुनकर फियोना की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या अविश्वसनीय रूप से महत्वाकांक्षी मार्शल पथ! इस तरह के लगभग सर्वशक्तिमान मार्शल आर्ट को बनाने और उसमें महारत हासिल करने की कठिनाई को संभवतः बयान नहीं किया जा सकता है। NOWELL-BE-IN.C ओम। वह तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि ऐसी मार्शल आर्ट कैसी होगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह अवाक थी। उद्धरण चिन्ह। मैं समझ गई। वह किसी तरह से अपनी बात कहने में कामयाब हो गई थी। उसके प्रशिक्षकों ने उसे बताया था कि रूई की मार्शल आर्ट तरल और निराकार थी और उसने ऐसा आकार लिया जो उसके प्रतिद्वंद्वी से निपटने के लिए अधिक अनुकूल था, लेकिन रूई से यह सुनना पूरी तरह से अलग था। उसे एहसास नहीं हुआ था कि यह कितनी दूर तक गया, और वह इसके साथ कितनी दूर तक जाने का इरादा रखता था। क्या ऐसी बात संभव है? फियोना ने गंभीरता से पूछा, उसकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। रूई ने आत्मविश्वास से हाँ कहने की इच्छा को दबा लिया। लेकिन सच तो यह था कि वह संभवतः नहीं जान सकता था। वह एक मार्शल आर्टिस्ट होने के बाद एक वैज्ञानिक था, और एक वैज्ञानिक होने के नाते उसने ऐसे दावे नहीं किए जो न केवल सबूतों से रहित थे बल्कि शायद इसके विपरीत सबूत भी थे। वह एक बार अपने सपने को पूरा करने में असफल हो चुका था, और जब उसे दूसरा मौका दिया गया तो सफलता की कठिनाई बहुत बढ़ गई थी। वह ईमानदारी से यह नहीं कह सकता था कि यह निश्चित रूप से संभव है। उद्धरण चिन्ह। मैं यह मानना चाहूंगा कि यह संभव है। रूई ने कुछ देर की खामोशी के बाद धीरे से कहा। लेकिन मुझे नहीं पता। क्या होगा अगर यह संभव न हो? फियोना ने पूछा, उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। मैं ये कभी नहीं जान सकता। उसने जवाब दिया। ये तभी असंभव है जब कोई हार मान ले। अगर यह संभव नहीं है, तो मैं अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करते हुए मर जाऊंगा। मैं समझती हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो आपकी तुलना में मैं थोड़ी उथली महसूस करती हूँ। उसने कहा, शक्ति एक ऐसी चीज है जिसमें मैं अच्छी हूँ, ये बहुत मददगार और उपयोगी भी है। लेकिन उससे परे, उसने कंधे उचका दिए। शक्ति एक साधन है, रूई ने कहा, एक साधन जिससे आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप इस साधन का उपयोग किस लिए करना चाहते हैं? मुझे यकीन नहीं है, जीविका कैसे चलाऊं? उसने सोचा। रूई उन शब्दों पर हंस पड़ी। ठीक है, तुम्हारे पास तो पहले से ही जीविका चलाने के लिए पर्याप्त शक्ति है। तो तुम शक्ति के पीछे क्यों भाग रहे हो? उसने असहायता से कंधे उचका दिए। जाहिर है, वह खुद भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह बस बहाव के साथ बह रही थी। सच कहूं तो, रूई भी समझ सकती थी। वह अविश्वसनीय प्रतिभा वाली एक विलक्षण प्रतिभा थी। उसने 9 साल की उम्र में ही अपना मार्शल पाथ खोज लिया था। उसे अविश्वसनीय रूप से कम उम्र में ही मार्शल वर्ल्ड में धकेल दिया गया था, इस उम्मीद के साथ कि वह एक प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट बनेगी। रूई ने स्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि उसका परिवार इस मामले में बहुत हल्का था। शायद अगर उसका परिवार केन के परिवार की तरह दमनकारी होता, तो वह भी अपनी बेड़ियों से मुक्त होने की इच्छा विकसित करती। शायद अगर अर्नकार परिवार रोशेम परिवार की तरह होता, तो केन भी आज की तुलना में कम प्रेरित होता। वह कुछ नहीं कह सका। ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, रूई ने कंधे उचकाते हुए कहा। जरूरी नहीं कि आपके पास कोई एक लक्ष्य या महत्वाकांक्षा हो। बहुत से लोग इस तरह से पूरी तरह से बढ़िया जीवन जीते हैं। हालांकि रूई को संदेह था कि वह इस तरह के रवैये के साथ उच्च मार्शल क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर पाएगी। केवल एक मार्शल स्क्वायर उम्मीदवार बनने के लिए, किसी व्यक्ति की मार्शल आर्ट में एक निश्चित हद तक व्यक्तित्व और मौलिकता होनी चाहिए। रूई ने नहीं सोचा था कि वह उस तरह के दृष्टिकोण के साथ उस शर्त को पूरा कर पाएगी, शायद वह कभी स्क्वायर उम्मीदवार नहीं बन पाएगी। सच कहूं तो, रूई के लिए यह काफी चौंकाने वाला था। जब उसने पहली बार उसके बारे में सुना, तो उसने किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना की थी जो प्रशिक्षु क्षेत्र के शिखर पर खड़ा था और स्क्वायर क्षेत्र में सफलता की कगार पर था। हालांकि, तब से, मार्शल क्षेत्र और मार्शल पथ के बारे में उसकी समझ काफी गहरी हो गई थी। हालांकि उसने ये विचार अपने तक ही सीमित रखे। साथ में खाना खाते समय वे दोनों खुलकर बात करते थे और सभी तरह के विषयों पर चर्चा करते थे। तुम मुझे बता रहे हो कि केन का उपनाम मायावी हवा है? फियोना ने जब अतीत की एक कहानी सुनाई तो रूई हंस पड़ा। उसने उसे उसके दोस्तों के बारे में बहुत सारी रोचक बातें बताई थीं, उसे उनके जीवन का एक ऐसा पहलू दिखाया था जिसके बारे में वह नहीं जानता था। उसने मुझे कभी यह नहीं बताया। ये बहुत मज़ेदार है। उसे इससे नफरत है।
वह हंसी। हर महत्वपूर्ण मार्शल आर्टिस्ट को एक अनौपचारिक उपाधि मिलती है, मुझे लगता है कि आपको भी एक उपाधि मिलेगी, आखिरकार आप फाइनल तक पहुंच गए। ने उन शब्दों को सुनकर चौंक कर कहा। यह अप्रत्याशित था, फिर भी उसे कुछ बहुत ही घटिया घटिया या आकर्षक कहलाने का विचार ही उसे परेशान कर रहा था। ओह, क्या वे ऐसा नहीं कर सकते? उसने पूछा। माफ करना, वे ऐसा नहीं कर सकते। इस साम्राज्य के मार्शल समुदाय को ऐसा करना पसंद है। वह मुस्कुराए। वे थोड़ी देर और मजाक करते रहे, जब तक रूई को एहसास नहीं हुआ कि कितना समय बीत चुका है। वह बातचीत में पूरी तरह डूब चुका था। अच्छी बात है, वह उठते हुए बोला, लेकिन मुझे अब वापस लौट जाना चाहिए। उसने उसके शब्दों पर सिर हिलाया, यह मजेदार था। रूई बस एक पल के लिए उसे देखती रही। मैं कल आपसे मुकाबला करने के लिए उत्सुक हूं, उसने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा। सबसे अच्छे लड़ाके की जीत हो। उसने बस कंधे उचका दिए। वे हमेशा ऐसा ही करते हैं। रूई ने जाने से पहले उन शब्दों पर बस मुस्कुरा दिया। उसने उसके साथ हुई बातचीत के बारे में सोचा, जिससे उसे उसके चरित्र और व्यक्तित्व की बेहतर समझ हो गई। और फिर उसके विचार जल्दी ही इस ओर बढ़ गए कि उसे कैसे हराया जाए। आखिरकार, यही वह लक्ष्य था जिसे वह पूरा करना चाहता था। कुछ ही देर बाद उसके प्रशिक्षक उसके कमरे में आए और उसके बारे में चर्चा करने लगे। ठीक है, स्क्वायर डायलन ने रूई के कंधे पर हाथ रखा। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, हम बाद में तुम्हें सांत्वना देंगे। स्क्वायर कायरी ने उसे घूर कर देखा। लेकिन सच कहूं तो उसके पास कहने के लिए और कुछ भी सार्थक नहीं था। हालांकि वह एक मार्शल स्क्वायर थी और उसे रूई से कहीं ज्यादा अनुभव था, लेकिन ये जानना कि किसी खास प्रतिद्वंद्वी से बेहतर तरीके से कैसे लड़ा जाए, रूई का पूरा मार्शल पाथ था। और उसने हर किसी को बार बार दिखाया था कि वह इसमें असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। रूई ने कहा, इस बात की पूरी संभावना है कि वह बुलिश के साथ लड़ाई की शुरुआत करेगी। अब तक उसने हर लड़ाई इसी तरीके से शुरू की है और तब भी नहीं रुकी जब ये स्पष्ट था कि उसके प्रतिद्वंद्वी इस दृष्टिकोण के लिए पूरी तरह तैयार थे। न ही वह रुकी, भले ही यह उपइष्टतम समाधान था, उसने अपने सामरिक दृष्टिकोण में उल्लेखनीय कठोरता और लचीलेपन की कमी का प्रदर्शन किया है। NO12BN.C ओम। स्क्वायर कायरी ने इस पर सिर हिलाया। उसकी लड़ाई शैली इस मायने में काफी घमंडी है, केवल वही व्यक्ति इस तरह से लड़ता है जिसे यह विश्वास नहीं होता कि वह हारेगा। या कोई ऐसा व्यक्ति जो हारने पर भी बहुत ज्यादा परवाह नहीं करता। उसने मन ही मन सोचा। उसने भी सोचा था कि उसकी लापरवाही से कठोर लड़ाई शैली गहरे अहंकार से उपजी है, लेकिन उसके साथ कुछ देर बात करने के बाद उसे एहसास होने लगा था कि वह लड़ाई में उतनी दिलचस्पी नहीं रखती थी जितनी वह रखता था। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, लेकिन केवल शारीरिक रूप से। दोनों प्रशिक्षकों ने रूई को कई सुझाव और युक्तियां देने की कोशिश की। कुछ से वह सहमत था और कुछ से नहीं। आखिरकार, यह उस पर निर्भर था। आखिरकार, वह ही तो लड़ रहा था। जल्द ही, बहुत समय बीत गया। फू, उसने सांस छोड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने एक एक करके अपने विचार खाली कर दिए। उसे अपनी दिल की धड़कन और सांसों के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और तब फियोना की छवि उसके मन में प्रकट हुई। उसकी एकाग्रता एकत्रित हो गई। उनका ध्यान तीव्र हो गया। उसका मन शांत हो गया। इसने अपने वातावरण पर भार डाला तथा अविश्वसनीय दबाव डालते हुए उसे नीचे की ओर धकेला। रूई की मनस्थिति ऐसी ही बनी रही और उसे अज्ञात समय बीत गया। रूई, स्क्वायर कायरी ने दरवाजा खटखटाया। उसने भी भौहें उठाईं, ये देखकर हैरान कि रूई ने खुद को कितनी अच्छी तरह केंद्रित किया था। उसे चिंता थी कि वह जीतने के लिए बहुत बेचैन या हतोत्साहित होगा। लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर उसे तसल्ली हुई। अच्छा, स्क्वायर डायलन ने कहा, आप अपने शिखर पर हैं, इसे बनाए रखें। रूई बिना कुछ कहे उनके पास से चला गया। वह किसी भी ऐसी चीज पर अपनी थोड़ी सी भी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था जो उपयोगी न हो। मार्शल कोलोसियम की छोटी सी यात्रा में भी उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। जितना संभव हो सके उतना इनपुट बंद कर दिया। उनकी मानसिक स्थिति शक्तिशाली थी, लेकिन यह नाजुक भी थी। अगर उनका ध्यान थोड़ा भी भटक जाए तो यह आसानी से टूट सकती थी। ऐसा करने से वे बिल्कुल भी कमजोर नहीं होंगे, लेकिन अपनी चरम मानसिक स्थिति में होने से हमेशा ये सुनिश्चित होगा कि वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। मार्शल कोलोसियम पहुंचते ही वह तुरंत अखाड़े की ओर चल पड़े। यह आ गया है दोस्तों, कमेंटेटर चिल्लाया। वह मुकाबला जिसका हम सभी को इंतजार था। 27वें मार्शल कॉन्टेस्ट का समापन। भीड़ ने उत्साहपूर्ण जयकारे और तालियां बजाकर माहौल को अस्त व्यस्त कर दिया। एक और हमारे पास बहुप्रतीक्षित फियोना रोशेम है, जिसे शक्तिशाली चुना हुआ अवतार के रूप में जाना जाता है। वह जुआ पूल के अनुसार जीत की उच्चतम अनुमानित बाधाओं वाली प्रतिनिधि है। वह वर्गार्ड शाखा का प्रतिनिधित्व करेगी। फियोना मैदान में चली गई और अपना स्थान ग्रहण कर लिया। दूसरी ओर, हमारे पास इस टूर्नामेंट का डार्क हॉर्स है। लगातार जीत हासिल करते हुए वह फाइनल में पहुंच गया है, जहां वह मार्शल चैंपियन के खिताब के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा। कमेंटेटर ने चिल्लाते हुए कहा।
भीड़ से जोरदार जयकारे और तालियां बटोरी। अपनी फ्लोइंग वर्ड स्टाइल के साथ हाजिन शाखा का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी अनूठी लेकिन शक्तिशाली, तरल और हमेशा बदलती शैली ने उन्हें मार्शल समुदाय में वर्ड ब्रिंगर का खिताब दिलाया है। रूई अंदर आते ही स्तब्ध रह गया। फियोना ने उसे सिर्फ एक छोटी सी मुस्कुराहट दी। रूई लगभग उसे यह कहते हुए सुन सकता था, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। उसने आह भरते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने ध्यान भटकाने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन वह इस हास्यास्पद विशेषण को अनदेखा नहीं कर सकता था। शून्य लाने वाला। रूई जब भी खुद को शून्य लाने वाला कहने के बारे में सोचता, तो वह अपने बिस्तर के नीचे घुसकर हमेशा के लिए छिप जाना चाहता था। वह मूर्ख कौन था जिसने उसका ये नाम रखा? वह उसे छोड़ेगा नहीं। अपना रुख अपनाओ, रेफरी ने निर्देश दिया, और तुरंत ही इस मामले पर उसकी सारी भावनाएं पिघल गईं क्योंकि उसका दिमाग तुरंत उन शब्दों पर केंद्रित हो गया। उसके अवचेतन मन ने सहयोग किया था, आगामी लड़ाई के महत्व को समझते हुए। तुरंत ही माहौल तनावपूर्ण हो गया। उनकी कच्ची एकाग्रता ने वातावरण में उथली उत्तेजना और अराजकता को भेद दिया। इसकी तीक्ष्णता ने हर व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसने उन पर दबाव डाला, उन्हें धमकाया। अथाह भावनाओं से प्रेरित उसके ध्यान और एकाग्रता के पूरे भार ने उसे देखने वाले लगभग सभी लोगों में खतरे की सहज भावना को जगा दिया। उन्हें उसके रूप को देखते ही डर लगने लगा। वह तैयार था।